हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, तो जस्ट बेसिक सा बताया था कि उसने बोला एटम इज स्फेरिकली, ठीक है, एटम स्फेरिकली होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए और एटम्स के बारे में। ठीक है, तो फिर और ज़्यादा एडवांस करने के लिए नया जो है मॉडल आया जिसे हम क्या नाम देते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो है उनका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किसके लिए था, फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसको क्या बोल देते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो किस प्रकार से जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी हुई उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियम। ठीक है, क्या लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम, जो क्या था हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। कल हमने डिस्कस किया था ना रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था 3 प्रकार की रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो उनमें से एक अल्फा रेज है यानी अल्फा पार्टिकल, और आपको बताया था इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। फिर इसको क्या किया, एक थिन फॉइल यानी थिन स्लिट में से पास किया जो किसकी थी, लेड की बनी हुई थी। ये क्या थी, लेड स्लिट। क्यों यूज की गई, क्योंकि नैरो बीम जो है अल्फा पार्टिकल की वो बॉम्बार्ड हो सके। अगर नहीं यूज करते तो अल्फा पार्टिकल तो स्कैटर्ड हो जाने थे, पहले ही अलग अलग हो जाते, जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था उनको वो ना मिल पाता। तो इसलिए क्या यूज किया गया, लेड स्लिट यूज की गई। फिर यहां पे क्या यूज की गई, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये क्या यूज की गई, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। कितनी थी ये, 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपको पता है कितना होता है, 10 की पावर -9, यानी इतना कम साइज था, बहुत 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 थिन थी ये। ठीक है, तो ये ली इन्होंने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, और इसके चारों ओर क्या लगा दिया इन्होंने, फोटोग्राफिक प्लेट। ये हमारी क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। और उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। फोटोग्राफिक प्लेट लेने के बाद क्या रखा गया, यहां पे एक ये क्या यूज किया था इन्होंने, मूवेबल माइक्रोस्कोप। क्योंकि अल्फा पार्टिकल साइज में छोटे हैं ना तो दिखाई नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे क्या यूज किया, एक मूवेबल माइक्रोस्कोप, यानी जो डिटेक्शन करेगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो क्या किया, जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल गुजरे गए तो कह रहा है कुछ तो क्या हुआ, जैसे ही टकराए वो सीधा पास हो गए, ज़्यादातर बहुत यानी 99%। और कह रहा है कुछ जो थे इनमें से वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे इस तरह से, फ्यू, ज़्यादा नहीं। और इनमें से एक था जो यहाँ पे टकराया और वापस उसी रास्ते पे बाउंस हो गया, रीबाउंस हो गया, यानी वापस उसी रास्ते में बैक आ गया। ठीक है,
क्या था, रदरफोर्ड और उनके दो क्या थे, स्टूडेंट। उन तीनों ने मिलकर ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे स्लिट ली, यहाँ पे थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, यहाँ पे क्या यूज किया, फोटोग्राफिक प्लेट, और ऊपर क्या रखा उन्होंने, मूवेबल माइक्रोस्कोप, जिससे ये देख सके कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल, दे पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो भी कितने, 99%, कितने, 99%। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास कि कुछ जो पार्टिकल थे, फ्यू पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा, थीटा यानी वो 60 डिग्री 90 डिग्री कितना भी हो सकता है, कुछ क्या हुए एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। वो कितने थे, 0.9%, कितने थे, 0.9%। और फ्यू पार्टिकल, फ्यू क्या, 20,000 में से केवल एक, 1 from 20,000, वो क्या हुआ, यहां से टकराया और वापिस बैक आ गया उसी रास्ते पे। इससे क्या पता चला भी, जो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की, पहले तो ये कि 99% अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ए फ्यू यानी 0.9% आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा, और 1 from 20,000 आर डिफ्लेक्टेड बैक, वो वापिस आ गए। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन से उन्होंने आगे कंक्लूजन निकाला, नतीजा निकाला भी ऐसा क्यों हुआ। तो हमें पता है क्या कि अल्फा पार्टिकल 2 यूनिट चार्ज है और 4 यूनिट मास है, यानी काफी हैवी पार्टिकल है ये। तो ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल चले गए स्ट्रेट बिना कोई डिफ्लेक्शन के। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि एम्प्टी है तभी तो पार्टिकल क्रॉस करके कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। पर कुछ पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए और कई तो बिल्कुल वापस स्टेट उसी पाथ में बैक आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई हैवी स्पेस प्रेजेंट है, पर वो स्मॉल पोर्शन में है। क्या है, वो स्मॉल पोर्शंस में है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसे क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। ज्यादातर तो क्या हुए स्ट्रेट, कुछ एंगल थीटा पे, और कुछ क्या हुए वापिस रिफ्लेक्ट हो गए। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकाली, ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, नंबर 1, मोस्टली अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो 99% अप्रोक्स। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन के वो सीधा चले गए। ठीक है, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल कितना हुआ, वो 0.9% आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, किस पे हो गए, वो एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा, 1 अल्फा पार्टिकल फ्रॉम 20,000, 20,000 में से, आर रिफ्लेक्टेड बैक। क्या हो गया, वो वापिस चले गए। तो ये हमारे पास क्या हुए, 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने डिस्कस की कि ये ऑब्जर्वेशन आई। ये तो होगी अब ऑब्जर्वेशन। अब बात आती है भी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, नतीजा क्या निकाला, निर्णय क्या निकाला। तो कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको क्या बनाएंगे, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, मोस्टली स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, या लार्ज स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो पहला कंक्लूजन ये हुआ, लार्ज स्पेस इन द एटम
इज एम्प्टी। ठीक है, क्या है? एम्प्टी है। दूसरी बात, ओनली स्मॉल स्पेस आर प्रेजेंट इन द एटम विच आर हैवी, जो क्या है? हैवी है। और तीसरी बात, the small central portion of the atom is positively charged। क्या है वो? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये तीन कंक्लूजन निकाली कि ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है और जो जहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है वो स्मॉल स्पेस है इन द एटम, और वो क्या है? हैवी है। और उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, इस वजह से क्या हुई? इसमें रिफ्लेक्शन हुई। तो यहाँ से फिर डेफिनेशन हमारे पास किसकी बन गई? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या चीज़ है? तो न्यूक्लियस क्या है? द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम विच आर हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। हैवी भी है और पॉजिटिवली चार्ज है, उससे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। तो क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड heavy species present in the atom, उसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी होगी किस चीज की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। तो आगे ये तो हुई रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात। किसकी बात हुई? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। आगे हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आगे हम बात करेंगे किसकी? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। जो रदरफोर्ड मॉडल था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, वो क्या बताता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो आपने डायग्राम बनाना है, उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है और उसके कंक्लूजन बताकर न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखनी है। अगर क्या आता है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पर अगर आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, फिर आपने रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो क्या है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? नंबर 1, एटम इज स्फेरिकली। एटम क्या है? स्फेरिकली एंड द सेंट्रल positively charged part are known as nucleus। उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। उसके बाद द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस क्या है? चारों ओर से सराउंडेड है, सराउंडेड बाय द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है in which negatively charged
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, क्या करते हैं, रिवॉल्व इन डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, किस पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में। द एनर्जी ऑफ द वेरियस सर्कुलर पाथ आर डेफिनेट, क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, डेफिनेट होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The total mass of the atom is due to the, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो केवल किसका बचता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और लास्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्प्टी, क्या होती है, वो एम्प्टी होती है। ठीक है, और ये कैसे बिहेव करता है, लाइक ए सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम में सन है ना बीच में, वैसे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इनमें चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो सोलर सिस्टम में है, जो बाकी होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्लैनेटरी या प्लैनेट। तो इसलिए इसका भी नाम क्या दिया उन्होंने, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन, यानी प्लैनेट की तरह जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, इसी तरह से ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर कोई पूछता है तो ये पॉइंट आप लिखोगे। अब रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ही किसकी बात की गई, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ होती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और ये सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखा जाता है, जैसे अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे यानी इस साइड भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, पर सब यानी नीचे। और जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिखा जाता है। अब एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास होता है किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो किसके इक्वल भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिकली बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, पर वो एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। उस केस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, पर अगर वो आयनिक है यानी किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए या गेन कर लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तब हम नहीं कहेंगे कि वो क्या है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है। अब बात आ जाती है एटॉमिक मास की। किसकी बात आ जाती है, एटॉमिक मास, जिसको ए से डिनोट करते हैं। सॉरी, जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर जेड से हो गया और एटॉमिक मास ए से। तो एटॉमिक मास क्या होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है किसकी इक्वल है, इसके एटॉमिक मास के, तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं, किसकी इक्वल होगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हो सकता है ये, जैसे सिंपल सी बात है, क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर कितना है, यानी एटॉमिक मास 35, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17। अब हमें पता है एटॉमिक मास कितना है इसका, 35। तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैसे निकलेंगे, हमारे पास एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17, तो कितने आ जाएंगे, 18, यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, हमारे पास 18 होंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी निकालना चाहिए वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको पता है जो नीचे वाला दिया होगा वो एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला एटॉमिक मास, और नीचे वाला जो दिया होता है वो एटॉमिक नंबर है, तो वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि आइसोटोप, तो ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस की हुई है, 10th में भी, इसी चैप्टर, पिछले चैप्टर में भी की थी। आइसो का मतलब सेम और टॉप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो क्या होते हैं आइसोटोप, दी एटम ऑफ दी सेम एलिमेंट, क्या होने चाहिए वो, सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन का, तो क्लोरीन के आपको बताए थे दो हैं, एक 35 और एक 37। तो एटम क्या है, सेम एलिमेंट के, एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग अलग है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप। उसी तरह से आइसोबार, आइसो मीन सेम, बार मीन मास, तो एटम हो जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट के, तो क्या हो जाएगा, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, किसके हो जाएंगे ये, डिफरेंट एलिमेंट के, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट हैव सेम एटॉमिक मास, पर इनका मास क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम और पोटाशियम, इसका 19 है, इसका 20 है, पर मास कितना होता है इन दोनों का, 40-40 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। एक होता है आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम और टोन का मतलब न्यूट्रॉन, तो ये क्या होंगे हमारे पास, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, क्या होंगे, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक मास भी, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, दी एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर and atomic mass but have same number of neutron, पर क्या होते हैं इनके अंदर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है 16 और नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास कौन सा है, 15, क्योंकि आइसोटोप होते हैं नाइट्रोजन के 14 और 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कार्बन एक और ले सकते हैं हम, ये वाला, तो इसमें भी कितने आएंगे हमारे पास, 8। देखो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के,
एटॉमिक नंबर भी अलग है 6, 7, 8, एटॉमिक मास भी अलग है 14, 15, 16, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों के केस में क्या है 8, 8 है। इसे क्या बोलते हैं आइसोटोन। अब लास्ट डेफिनेशन बचती है इस रदरफोर्ड मॉडल में हमारे पास, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नाम से ही पता चल रहा है आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स और स्पीसी यानी वो स्पीसीज हैं। तो ऐसे वाली स्पीसीज जिनके ऊपर डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज होगा या डिफरेंट नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज डिफरेंट हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, पर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे सेम। तो हम क्या लिखेंगे दी डिफरेंट चार्ज स्पीसीज, डिफरेंट चार्ज स्पीसीज which carry different positive charge और नेगेटिव चार्ज, या तो क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं या क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम। जैसे हमारे पास सोडियम प्लस है या हमारे पास मैग्नीशियम प्लस है 2 और एल्युमिनियम 3 प्लस है, उसी तरह से हमारे पास फ्लोरीन 1 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है और जो हमारे पास नाइट्रोजन है 3 नेगेटिव है। तो हमें पता है सोडियम कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, इसने एक पॉजिटिव किया यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कितने बचेंगे 10। एल्युमिनियम कितना होता है 13, 3 लॉस कर दिए तो कितने बचेंगे 10। फ्लोरीन कितना होता है 9, एक नेगेटिव है यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए 10। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने हो गए 10। नाइट्रोजन का कितना होता है हमारे पास 7, 3 नेगेटिव है यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 10। तो देखो सभी पे चार्ज अलग अलग है, किसी पे +1 है, किसी पे +2 है, किसी पे +3 है, किसी पे -3 है, किसी पे -2 और किसी पे -1 है, पर इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है रदरफोर्ड मॉडल के अंदर एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। ठीक है, ये चीज़ें तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। लिमिटेशंस यानी जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी क्या क्या लिमिटेशन रहेगी, तो आप इसको पढ़े, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें चैनल, व्यू दें, कमेंट दें कैसा लगा, और कुछ चेंज चाहते हैं तो वो मैं चेंज भी करूँगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा जो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।